नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। देश दुनिया भर में आज खबरों की शुरुआत करते हैं। योग गुरु रामदेव का आटा नूडल्स एक बार फिर विवादों में घिर गया है और इसके लिए खासतौर से एसएसआई ने भारतीय फूड मानक प्राधिकरण के अनुसार योग गुरु रामदेव के पतंजलि नूडल्स के लिए मंजूरी नहीं ली गई। एफएसएसएआई सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से अब तक मंजूरी के लिए आवेदन भी नहीं दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुताबिक नूडल्स के पैकेट पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। एफएसएसएआई अब इस मामले की जांच कर रहा है। इसके साथ ही रामदेव की मैगी पर सियासत भी शुरू हो गई है। स्वामी और संत महंत ऐसे होते हैं जिनके प्रेरणा से लोक कल्याण का काम होता है, जन कल्याण का काम होता है। लेकिन बाबा रामदेव ऐसे बाबा और स्वामी हैं जिनकी प्रेरणा से बिस्कुट और नूडल बन रहा है इस देश में, तो फर्क आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। इस खबर के सामने आने के बाद खुद बाबा रामदेव ने सफाई दी। पहले तो एफएसएसआई के इतनी सक्रियता के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि हमने एफएसएसआई के कार्यालय से अनुमति ली हुई है। जमीयत उलमा हिंद ने आज दिल्ली में आतंकवाद और आईएस के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि भारतीय युवाओं को भटकने नहीं दिया जाएगा। पेरिस हमले, आईएसआईएस और दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ जमीयत ए उलेमा हिंद ने दिल्ली समेत देश भर में 75 जगहों पर विरोध की आवाज उठाई। उलेमा के मुखिया मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि वो आईएसआईएस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और देश के युवाओं को बहकने नहीं देंगे। इसके अलावा देश में अलग अलग हिस्सों में कई मुस्लिम संगठन युवाओं को राह दिखाने और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ आतंकवाद के विरोध जमा हुए हैं और इस्लाम का बिल्कुल दो टूक इस बारे में फैसला है कुरान का कि किसी भी बेकसूर को सताया और जुल्म नहीं किया जा सकता। इस्लाम और जुल्म एक जगह जमा नहीं हो सकते। जमीयत के आतंकवाद के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन का लगभग सभी दलों ने स्वागत किया है। जमात इस्लाम शुरू से हमारे भारत की आज़ादी भी सपोर्ट की थी और उन्होंने पाकिस्तान अलग बनाने के लिए भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने ये स्टैंड लिया है। और हम भी जानते हैं कि मुसलमान समुदाय में अधिकांश लोग जो हमारे देश के जो लोकतंत्र है उसको पसंद करते हैं। कुछ लोग जो भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो भी हो रहा है उसको पूरे इस्लाम से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद अगर ये कर रहा है तो ये अच्छी बात है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जमीन सौदे पर वाड्रा के खिलाफ जो कमेटी जांच कर रही है वो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन सौदों में गड़बड़ झाले का आरोप लगा था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जांच कर रही कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। वाड्रा का जो खेल सारा इन्होंने चलाया उसके खिलाफ एक कमीशन, जो भिगड़ा कमीशन, जिसको हमने बैठा दिया है ताकि 6 महीने के अंदर वो अपनी इंक्वायरी देंगे। मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा है कि करोड़ों के घोटाले करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस ने जांच आयोग की सीमा तय करने के सीएम के ऐलान पर सवाल खड़ा किया। नहीं, पता नहीं, अब कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और कमीशन मुख्यमंत्री की सलाह से रिपोर्ट सौंपेगी जैसे मुख्यमंत्री बता रहे हैं, या क्या मामला है। हम लोग बिल्कुल इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष कमीशन अपनी जांच करे और एक निष्पक्ष रिपोर्ट दे। राजनीतिक दबाव में और बदले की भावना से कोई रिपोर्ट नहीं। पेरिस पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं हो पाती है और यह धन उनके पास कई स्रोतों से आता है और उसकी नजर रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों को फंडिंग रोकने की जरूरत है। कई देश ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। पीएम ने ये बातें दिल्ली में आयोजित ग्लोबल फोकल पॉइंट कॉन्फ्रेंस में कही। The dastardly acts committed in Paris a few days ago are a grim reminder that terrorists have shown remarkable flexibility
and adaptability in meeting their funding requirements. उधर राजस्थान सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ लिखने वाले मूर्तिकार अनीश कपूर को जवाहर कला केंद्र के गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया है। 23 साल बाद राज्य में कला और संस्कृत के बड़े केंद्र जवाहर कला केंद्र की गवर्निंग काउंसिल के लिए नाम भेजे। काउंसिल में मनोनीत किए गए सदस्यों में ब्रिटेन में रह रहे अनिवासी भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर भी शामिल है। अनीश कपूर ने हाल ही में पीएम के यूके दौरे के पहले वहां के अखबारों में एक लेख लिखा था कि भारत में हिंदू तालिबान का राज, उस पर काफी विवाद भी हुआ। इसके अलावा विवादित लेखक जीत थायल का नाम भी गवर्निंग काउंसिल के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि सूबे के संस्कृति मंत्री इससे इनकार कर रही हैं। आपने अपॉइंटमेंट की सदा दी है, 12 लोगों को जगह की गवर्निंग काउंसिल में अपॉइंट किया मैम, कोई आधार तो अनीश कपूर के अपॉइंटमेंट का। हालांकि IBN 7 के पास मनोनीत करने के प्रस्तावित सदस्यों के नाम की सूची है। उधर जवाहर कला केंद्र की निदेशक ने कहा कि सरकार की तरफ से लिस्ट आई है और देखेंगे कि उनको क्या करना है। कुपवाड़ा में शहीद हुए कर्नल महाडिक को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई और उनका अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक निवास स्थान पर किया जाएगा। कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए कर्नल संतोष महाडिक को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से श्रीनगर लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 39 साल के कर्नल संतोष महाडिक का परिवार महाराष्ट्र के सतारा के पोगरवाड़ी गांव में रहता है। कर्नल की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कर्नल का कल उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व IFS अधिकारी राम लखन सिंह को जेल भेजने और उन्हें प्रताड़ित करने के एवज में 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने बेखौफ काम करने वाले ईमानदार अफसरों को तंग करने वालों को एक कड़ा संदेश दिया। मामला 2003 का है। यूपी के पूर्व IFS राम लखन सिंह को फर्जी मामले में जेल भेजने और प्रताड़ित करने का आरोप है। उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ईमानदार अफसरों की रक्षा करना जरूरी है। वहीं इस फैसले के बाद राम लखन IBN 7 के कैमरे पर भावुक हो गए और कहा कि इस लड़ाई में उन्हें परिवार का पूरा साथ मिला। दूसरे सभी लोग ज्यादा समय तक आपके साथ मुसीबत में खड़े नहीं रह सकते, उनकी व्यवस्था है। परिवार का चूंकि मुझे साथ था तो मुझे कोई चिंता नहीं थी और उनको विश्वास था कि मुझे गलत आरोप लगाए गए हैं, इसलिए लड़ना तो मेरे लिए जरूरी था। मेरी पत्नी ने कहा कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कलंकित छोड़ जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लगभग 9 महीने हुए उन्होंने सत्ता संभाली और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट में आज जन लोकपाल बिल पेश किया। आगामी सत्र में जो 20 तारीख को उसमें इस बिल के पेश होने की संभावना है। उधर दिल्ली विधानसभा में आज उस समय हंगामा हुआ जब VHP नेता अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बात कही गई। उस पर बीजेपी विधायकों ने कहा उन्हें श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। इस पर वो काफी हल्ला हुआ। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होते ही पेरिस के आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने VHP के नेता अशोक सिंघल को सदन में श्रद्धांजलि की मांग की। गुप्ता की मांग का आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विरोध किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उसको खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक ने अशोक सिंघल के बारे में आपत्तिजनक बात कही, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता ने अशोक सिंघल की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों और गांधी जी से की, जिसका आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विरोध किया। इस मसले पर विधानसभा में काफी देर तक हंगामा होता रहा। कड़े शब्दों में सदन के व्यवहार की निंदा करते हैं और असहिष्णुता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। VHP के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का आज निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले RSS के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अंतिम दर्शन किए। दिल्ली में यमुना किनारे अग्नि की इन लपटों के साथ VHP के वरिष्ठ नेता
अशोक सिंघल पंचतत्व में विलीन हो गए। राम जन्मभूमि आंदोलन के जनक, विश्व हिंदू परिषद को दिशा दिखाने वाले प्रणेता अशोक सिंघल ने मंगलवार को 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। बुधवार को उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन करने के लिए संघ कार्यालय में देश के दिग्गज हस्तियों का तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झंडे वाला पहुंचे। अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने गुजराती में लिखा, उनका नाम अशोक था, लेकिन वो सभी को शोकग्रस्त कर चले गए। उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण जनसेवा में लगा दिया। ये एक अदम्य साधना है। वो राष्ट्र के श्रेष्ठ साधक थे। अशोक जी को मेरा वंदन और प्रभु को प्रार्थना। नोएडा के सेक्टर 100 में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित कुमार ने आत्महत्या की। उसके बाद उनकी पत्नी ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी। आज उनकी भी मौत हो गई। नोएडा के लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। जब उनकी पत्नी ने उनको देखा तो उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां एसीपी अमित सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई थी। तब से अमित की पत्नी नोएडा के ही यथार्थ अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन आज सुबह पत्नी की भी मौत हो गई। अमित सिंह की एक बेटी भी है जो 2 साल की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में हाजीपुर के लालगंज के इलाके में एक सड़क दुर्घटना के बाद हिंसा भड़क उठी और मामला इतना बिगड़ गया कि भीड़ ने 20 से ज्यादा घरों में आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस वालों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इस मामले में आमने सामने हुए 2 समुदायों को शांत करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। इसमें लोकल थाना इंचार्ज अजीत कुमार की मौत हो गई। हिंसा में अब तक 2 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए 100 से ज्यादा फायरिंग की है। हालांकि हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं। उधर राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका एक मामला देखने को मिला उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहां सीलमपुर में एक मूक बधिर युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में सीलमपुर चौकी से चंद कदम दूर दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। परचून की दुकान चलाने वाले एक मूक बधिर युवक को सरेआम गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवार वालों को शक है कि उनके बेटे से आरोपियों ने उधार पैसे मांगे, लेकिन उधार देने से मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। क्या बताया था आपको? क्या बताया घर से निकला था? बस वैसे ही वो ना बोलता था, सुनता वैसे निकल गया था। वारदात उस वक्त की है जब युवक रात को खाना खाने के बाद टहल रहा था। आपको बता दें कि मारे गए शख्स को पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने बेस्ट स्टूडेंट सम्मान से सम्मानित किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन बिल्कुल ठप कर दिया है। अभी तक बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में अब तक 87 लोग की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु के कई शहर पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। राज्य के कई स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते ट्रेनें और हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। अब बारिश से बेहाल लोगों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अपना जो एक सेल्फ डेमी गॉड स्टेटस हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं दुनिया भर में घूमूंगा, क्योंकि दुनिया भर में मुझे अपना एक स्टेटस बनाना है। लेकिन यहाँ के हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जिन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, उनके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन इस तरफ मैं पलट के नहीं देखने वाला हूँ। उधर आंध्र प्रदेश में बारिश की वजह से 11 लोगों की मौत की खबर है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बारिश ने कहर बरपाया है। नेल्लोर चेन्नई हाईवे पर बाढ़ की वजह से बुरा असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। करीब 20,000 लोगों को रिलीफ कैंपों में शिफ्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। I spoke to the 3 collectors of Nellore, Chittoor and Kadapa. I also spoke to Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu. Center is willing to extend whatever support is required for the people of Andhra Pradesh as well as of the Tamil Nadu.
देश दिन भर में आज अभी बस सिर्फ इतना। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।